ओके बच्चा पार्टी, ये साउंड का जो चैप्टर है उसमें अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और हमने उस दिन थोड़े बहुत ओलंपियाड के सवाल भी लगाए। ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट डन, बट थोड़े बहुत इधर उधर के कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ ज्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर मोस्टली गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर टुडे और मैंने आपको नोट्स भेज के रखा है, प्लीज पढ़ के आइएगा वरना फिर हम। ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। तो आपने देखा कि साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? राइट, वन कैरेक्टरिस्टिक। साउंड कैन बोल दिया तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। भौमिक, एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव टू बी मोर प्रिसाइज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? देख रहे हैं भाई साहब, ये तैयारी है, कल यही मुंह लेकर चले आएंगे देखने के एग्जाम। हाँ, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज वन कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक? आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन बेसिकली स्पीड। तो ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। आपका भाई साहब अगर गैसियस मीडियम है तो उसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम किन चीजों पे डिपेंड करेगा? ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दो, गैस जो होता है, ठीक है, आप आगे चल के भी पढ़ोगे कि एनी गैस, गैस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। whenever we define a gas, we will always define a gas in terms of its temperature, in terms of its pressure। ठीक है, ये सब आपके जो है टेम्परेचर और प्रेशर, जिसको अपन एसटीपी बोलते हैं, ये सब आप फिलहाल अभी समझने की जरूरत नहीं है। बट whenever we are defining a gas, we will always specify the temperature and pressure। सॉलिड्स और लिक्विड्स में आप टेम्परेचर और प्रेशर को ना मेंशन करें तो भी चलेगा। इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द टेम्परेचर और द प्रेशर, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन गैस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज टेम्परेचर और प्रेशर में फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर को देखो, किसी सॉलिड पे अगर तुम प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? हाँ, टूट जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं क्या उसके शेप एंड साइज में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा भाई साहब। ठीक है, जैसे ये सॉलिड है, मैं इस पे प्रेशर दे रहा हूं, कुछ फर्क पड़ रहा है? इसको नहीं पड़ रहा है ना भाई साहब। ठीक है, कोई लिक्विड है, उसको अगर आप प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, विल यू सी एनी चेंजेस? नो। ठीक है, जितना वॉल्यूम वो पहले ऑक्यूपाई कर रहा था अभी भी उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ लो भाई साहब, ये कोई बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है लेट से, और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मतलब प्रेस कर रहा हूं, विल द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस चेंज? नो, राइट, इट विल नॉट चेंज। ओके, तो इसीलिए आपका भाई साहब प्रेशर का कुछ ज्यादा असर आप लिक्विड्स और सॉलिड्स में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैसेस में बहुत ज्यादा देख सकते हैं। आप अगर कोई बलून लेंगे भाई साहब, आप अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका शेप एंड साइज ही चेंज हो जाएगा भाई साहब। आप जब साइकिल में हवा भरते हैं उस पंप से, वो कैसे ही भर पाते हैं? क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एंड हेंस द एयर एक्चुअली गोज इनटू द टायर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो प्रेशर का आपके गैस में और टेम्परेचर का गैस में बहुत ज्यादा असर आता है। ठीक है, यू सी अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन गैसेस। तो अब जब भी हम गैस को डिफाइन करते हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इस क्लास में तो नहीं, लेकिन 11th और 12th में आप पढ़ेंगे कि whenever you are defining a gas, you have to always specify its temperature and pressure। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई साहब 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ मरकरी, बस इतना ही बोल दिया मैंने, तो ये काफी है कि भाई साहब आपने मरकरी लिया हुआ है और उसका वॉल्यूम इतना है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर मुझे गैस बोलना पड़े तो लेट्स से मैं बोलूंगा 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ऐसा बोलते हैं लोग। एसटीपी मतलब नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे, या अगर कोई दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसको भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ गैस, यू हैव टू हैव द ग्रेडेशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाइड टू इट। आपको हमेशा टेम्परेचर प्रेशर को उसके साथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, वरना आपका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर कि व्हाट इज बेसिकली, क्या हो गया? ओके, सो velocity of sound in a gaseous, the velocity of sound in a gaseous medium depends on the physical conditions। भाई साहब गैस की जो प्रॉपर्टी है वो अगर टेम्परेचर से ऊपर नीचे होती है तो साउंड जो गैस में ट्रेवल कर रही है क्या वो भी ऑल्टर होगी? होगी भाई साहब, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। और साउंड एक किस टाइप का वेव है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड?
अरे बाप रे बाप. Whatever wave it's a mechanical wave, and what precisely transfers या longitudinal? It's longitudinal. तो longitudinal मतलब वो मीडियम पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा. अगर मीडियम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो क्या साउंड की भी प्रॉपर्टी चेंज होगी? बिल्कुल होगी. अभी जैसे गैस है तो गैस की टेम्परेचर अगर हमने चेंज कर दी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो अगर मीडियम पार्टिकल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो क्या साउंड की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी? आंसर इज यस. ठीक है, इसी तरह से डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस अगर चेंज हो रही है मतलब आप उसके घनत्व को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से भाई साहब उसका मॉलिक्यूलर वेट, हर गैस की एक मॉलिक्यूलर वेट होती है. जैसे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है भाई साहब 16, तो O2 है मतलब 2 इंटू 16 दैट इज 32. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम जैसे नाइट्रोजन है भाई साहब, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है भाई साहब 14, तो N2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14 दैट इज 28 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर मॉलिक्यूलर वेट्स. तो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? गैस के टेम्परेचर पे, गैस के डेंसिटी पे एंड गैस के मॉलिक्यूलर वेट पे. तो अगर ये सारी चीजें चेंज होती हैं किसी गैस की, ठीक है, टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया तो गैस की प्रॉपर्टीज चेंज हुई, किसी गैस की डेंसिटी को आपने चेंज किया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, किसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट को चेंज किया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई. तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, सो विल द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड be also be impacted? Yes, it will be impacted. Okay, because propagation of sound will depend upon the properties of the medium particles. If anyhow the properties of medium particles are changing, then the propagation of sound will also change. ठीक है, क्लियर है? दोनों क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन मार्क बने पड़े हो भाई साहब. ठीक है, टेम्परेचर, the velocity of sound is directly proportional to the square root of the temperature of the medium. हाल फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है. Velocity of the sound is directly proportional to the square root of temperature for a gaseous medium. अगर कोई gaseous medium है तो उसमें velocity of sound will be directly proportional to the square root of temperature. The velocity of sound is directly proportional to the square root of temperature of the medium. ये टेम्परेचर जो मीडियम होगा, जो गैस होगा, उसके स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, सो अगर मैंने समझो बोला कि आपने किसी गैस के टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो उसका वेलोसिटी कितने बार बढ़ जाएगा? ट्वाइस. अंडर रूट है. देखो देखो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, हम बोल रहे हैं यहाँ पे भाई साहब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. सो लेट्स से इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, देखो इसको ऐसे करना है, टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा? समझ लो V1 है और टेम्परेचर है भाई साहब T1. अभी आपने भाई साहब टेम्परेचर T2 को क्या ले लिया है? 4T1 ले लिया है. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो V2 कितना ही हो जाएगा? तो कर लो भाई साहब, V1 की वैल्यू, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1, V2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ T2, मतलब V2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4T1, है ना? T2 इज इक्वल टू 4T1. ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू K T1, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? V2 इज इक्वल टू K, फिर K इज अ कांस्टेंट, K 4T1. इसको अपॉन कर लो भाई साहब, V2 बाई V1 कितना हो जाएगा बोलो? V2 बाई V1 इज इक्वल टू K 4T1 अपॉन K T1. दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू 4, दैट इज V2 इज इक्वल टू 4V1. क्या ये समझ में आ रहा है? सो इसका मतलब वेलोसिटी एज इन अंडर रूट, आई एम सो सॉरी, दिस इज इक्वल टू गड़बड़ 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 गड़बड़, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका V2 इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ 4T1, तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 4T1 मतलब 2T1, 2 अंडर रूट T1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? K अंडर रूट T1, तो ये T1 और T1 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2, तो V2 हो गया आपका 2V1. V2 विल बी इक्वल टू 2V1. ठीक है, सो आपका जो वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज बाय ट्वाइस. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका डेंसिटी पे कैसे प्रोपोर्शनलिटी है भाई? ऑब्वियस है कि अगर आपका डेंसिटी बढ़ेगा, अगर किसी चीज में डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भाई साहब आपकी कम हो जाएगी. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. वेलोसिटी ऑफ साउंड
the velocity of sound is inversely proportional to the square root of density. Thus increasing the density 4 times reduces the velocity to half its value. तो velocity भाई साहब अगर आप density को बढ़ाएंगे तो velocity कम हो जाएगी, ठीक है. If the density of the gas is increasing, the velocity will reduce. So velocity के साथ किस टाइप की proportionality है density की भाई साहब? तो अगर आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो 1/4 दैट इज 1/2. तो नया वेलोसिटी भाई साहब 1/2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. मॉलिक्यूलर वेट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वेलोसिटी घटेगी, ठीक है. thus increasing the molecular weight 4 times reduces the velocity to half its value. तो just sum up, ठीक है. what do we have here? अगर हम sum up करते हैं भाई साहब, velocity is directly proportional to the square root of temperature, velocity is inversely proportional to the square root of density, and velocity is inversely proportional to the square root of molecular weight for gases, ठीक है. for gases ये भाई साहब will be applicable for gases where T is basically the temperature, this is the density, and this is the molecular weight, ठीक है. So if you increase the temperature, velocity will increase. If you increase the density, the velocity will decrease. If you increase the molecular weight, तो velocity will decrease. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसमें स्पीड ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया भाई साहब, ठीक है. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 into 16 दैट इज 32. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 into 14 दैट इज 28. किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है भाई साहब? ऑक्सीजन का. तो आपका वेलोसिटी किसमें कम होगा? ऑक्सीजन में कम होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? मोर द मॉलिक्यूलर वेट लेसर विल बी द वेलोसिटी, ठीक है. लेसर द मॉलिक्यूलर वेट मोर विल बी द वेलोसिटी, एंड द सेम गोज विद डेंसिटी एज वेल, ठीक है. आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब. ओके, द स्पीड ऑफ साउंड. अभी साउंड टेक्स, देखो साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स. तो एक टाइम लगता है, ठीक है. साउंड आपने प्रोड्यूस किया, आपने जैसे देखा होगा ये बिजली चमकती है जब जब बिजली मतलब बादल गरजते हैं, ठीक है. यू विल सी दैट लाइटनिंग, और थोड़ी देर बाद आपको वो साउंड सुनाई देता है, ठीक है. सो व्हाई इज देयर अ टाइम लैग? आज की तारीख में तो जो आपके कैमरास हो गए हैं वो काफी एफिशिएंट हो गए हैं, ठीक है. लेकिन पहले के जमाने में जब क्रिकेटर्स खेलते थे, तो एक्चुअली जब स्टेडियम में आप जाकर किसी मैच को देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, वो आपको दिखा पहले, सुनाई दिया बाद में. देयर इज अ टाइम लैग, ठीक है. यू आर सिटिंग इन द ऑडियंस in the spectator section, and you will see that after the batsman had hit the ball, after some time you will hear the sound. You are not going to hear the sound instantaneously, okay. So why is there a time lag? The answer is very simple, okay. In air, light travels with a velocity of 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो लाइट की वेलोसिटी भाई साहब कितनी है? 3 into 10 raised to 8 meter per second. And in air, sound travels with a velocity of approximately 330 मान लो, 340 मान लो, कुछ भी मीटर पर सेकेंड. इस रेंज में वो भाई साहब, ठीक है. अगर हमने इसको भाई साहब 300 भी माना, और ये कितना है भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8. भाई साहब कितना गुना ज्यादा हो गया ये? ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 1 मिलियन टाइम्स मोर, ठीक है. सो लाइट ट्रेवल्स at a speed of approximately 1 million times more than sound, and hence you will notice a lag. So from far off places when you see light, you will hear the impact a little later. जैसे अगर आप बिजली जो कड़क रही है, ठीक है, वो जो बिजली है, the thunder is seen as light first by you, and the thunder sound is heard a little later because the speed of sound is much lesser than light, much lesser, 1 million times lesser. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. Okay, so the speed of sound depends on the nature of the material or medium through which it travels. The speed of sound is different in different materials or different media. For example, the speed of sound in different materials like air, water and iron is different. At room temperature, the speed of sound in air is approximately 344. आपके सवालों में कहीं कहीं पे 330 दिया रहता है, 340 दिया रहता है. ये डिपेंड करता है डेंसिटी. आपने देखा बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. आपके रूम टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ गैस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, ठीक है. तो 344 एक, ठीक है. द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर अगर आप देखोगे 1500 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130 मीटर पर सेकेंड.
तो आप देखोगे जितने ज्यादा आपका मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, यू सी अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो मैंने आपसे शायद एक एग्जांपल भी शेयर किया था, भूल भुलैया, जो आपका मूवी नहीं, जो आपका एक्चुअली लखनऊ में एक महल है, ठीक है। उस भूल भुलैया का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे हुआ था कि एक इंसान यहाँ खड़ा और एक इंसान यहाँ खड़ा, उस टाइम पे फोन वगैरह नहीं होते थे, लेकिन जो दीवारें बनी है, आप अगर कुछ विस्पर भी करोगे तो उस वाले इंसान को सब कुछ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये कैसे होता रहेगा, हाउ डिड दिस फिनोमेना हैपन, क्योंकि अंदर ही अंदर शायद उन लोगों ने आयरन भर के रखा है, और आयरन में भाई साहब देखो, मतलब दीवारों के अंदर अगर आपका आयरन होगा तो उसकी स्पीड देखो 5130 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके नीचे वाले या बाजू वाले क्या कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप वो दूसरे कमरे में हैं और एयर से वो साउंड आप तक पहुंच रहा होगा, तब तक मर चुका होगा क्योंकि बहुत स्पीड कम है। लेकिन अगर आप अपने कान को यहाँ पे प्लेस करेंगे, यू विल बी एबल टू क्लियरली हियर देम। आप अगर फ्लैट में रहते होंगे, आप अगर नीचे ऐसे करेंगे तो आप यू विल बी एबल टू क्लियरली हियर देम। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट बिटवीन यू एंड देम नाउ देयर इज अ सॉलिड मीडियम, और सॉलिड मीडियम में आप देखो साउंड की स्पीड बढ़ती है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो दैट इज द चेंज दैट यू कैन ऑब्जर्व। In general, sound travels slowest in gases, faster in liquids, and fastest in solids. If we convert the given speeds of sound in air, water, and iron from meter per second into kilometers per hour, we will find that the speed of sound in air, speed of sound in air is approximately 1200 किलोमीटर है भाई साहब, ठीक है। The speed of sound in water is 5400 किलोमीटर, and that in iron is 18468 kilometers per hour. In order to convert meter per second into kilometer per hour, what do you do? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। भाई साहब उड़ान भर रहे हैं, अभी नासा जाएंगे एलोन मस्क के पास, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आएंगे, फिर बोलेंगे क्या, अरे किलोमीटर पर आवर को भाई साहब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? ओके, सो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अभी हमने देखा भाई साहब स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332। अभी एयर क्या है भाई साहब? गैस है, ठीक है। But the speed of sound in air at a temperature of 20 degree centigrade is 344। देखो आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, आपका देखो स्पीड बढ़ गया, ठीक है। इनफैक्ट एज द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस, जैसे जैसे भाई साहब टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस होगा, द स्पीड ऑफ साउंड इन इट विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये हम देख चुके हैं भाई साहब, किसी भी गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। हाँ भाई साहब मुंडिया हिलाओ तुम, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट मतलब कितना मॉइस्चर आपके एयर में है। तो अगर आपके एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? क्यों कम होगा? क्या देख लिया इसलिए? ओके, कम होगा और बड़े, अरे भाई साहब सिंपल है ना, अभी तो तुमने पढ़ा कि गैसेस से स्पीड लिक्विड्स में ज्यादा है और लिक्विड से स्पीड सॉलिड्स में ज्यादा है। जिस एयर में ह्यूमिडिटी कंटेंट ज्यादा है मतलब क्या है? वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा है, मतलब वाटर मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है, मतलब उसमें लिक्विड का कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली द स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में फर्क क्या है? कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो लिक्विड कंटेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका भाई साहब आपके स्पीड की बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल, द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर but more in humid air. In other words, sound travels slower in dry air। बत्ती गुल हो रही है तुम्हारी, ठीक है। But the faster in humid air. In fact, as the humidity of air increases, तो अभी बॉम्ब फोड़ू का कार्यक्रम करता है वो, अभी बरसात में किया कर, बेस्ट साउंड तभी सुनाई देगा लिक्विड मीडियम में। अभी सारे पटाखे जमा करके रख, अभी भी खत्म नहीं हुए है ना? हुआ है नहीं? हाँ खत्म, झूठ मत बोल, कल भी तो फोड़ रहा था भाई साहब तू, नहीं? बरसात में फोड़ा कर भाई साहब बहुत दूर तक साउंड जाएगा, ठीक है। ओके, बट फास्टर इन ह्यूमिड एयर। इन फैक्ट एज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे भाई साहब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी, ठीक है।
इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो भाई साहब लिक्विड कंटेंट इन गैस बढ़ जाएगा, और अगर लिक्विड कंटेंट बढ़ेगा तो लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। ठीक है, आपका स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड होता है, देन इन लिक्विड्स एंड द लीस्ट इट इज इन गैसेस। क्लियर क्लियर क्लियर। स्पीड ऑफ साउंड इन सम कॉमन मटेरियल्स, तो आप देख लो भाई साहब कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं ये। ड्राई एयर में देखो भाई साहब 332 है, ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपने क्या चेंज किया भाई साहब? व्हाट हैव यू चेंज? द टेम्परेचर। तो आपने देखा भाई साहब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ गई भाई साहब, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी वेलोसिटी इन गैस भी बढ़ गई, मतलब एयर में बढ़ गई। हाइड्रोजन में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भाई साहब कितना है? 1284। क्यों इतना किसे बढ़ गया? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो कम है इसलिए तो इसका मतलब गुड। तो आपने अभी भी पढ़ा भाई साहब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अदर गैसेस भी है, तो कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट अगर लेंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ले लो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ले लो, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट भाई साहब ज्यादा ही है। ठीक है, कहां ऑक्सीजन का 32 है, नाइट्रोजन का भाई साहब 28 है, और हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब अगर हम एयर का लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट, इट विल बी फार मोर देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन भाई साहब सिर्फ 2 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन का भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट आपका 2 ग्राम या 2 एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। आप देखो भाई साहब ड्राई एयर में कितना स्पीड है? इतना। मॉइस्ट एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना है, और हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भाई साहब 1200 है, मतलब ऑलमोस्ट इसका 4 टाइम्स गुना हो, almost 4 times. Why? Because molecular weight has decreased. When you're just considering hydrogen, the molecular weight has dropped significantly. क्योंकि एयर में अगर हम देखेंगे सारे मॉलिक्यूलर वेट भाई साहब बहुत ज्यादा है। आप एयर में कार्बन डाइऑक्साइड देख लो भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 अप्रोक्सीमेटली 44 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का 28 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का 32 एटॉमिक मास यूनिट, कोई तो भाई साहब 2 के आसपास भी नहीं है। इन सब का एवरेज आउट भी कर लेंगे आप तो कम से कम नहीं करके आपको 20 से तो ज्यादा हो गई। ठीक है, 20 से ज्यादा हो गया, मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इज जस्ट 2। ठीक है, सो इसीलिए आपका इतना डिफरेंस मिल रहा है। डिस्टिल्ड वाटर, अभी आप आ गए लिक्विड मीडियम में, तो ऑब्वियसली देखो एयर से ज्यादा आपका लिक्विड में आ गया। सी वाटर इज 1531, ये क्यों होगा? सी वाटर में क्यों? डिस्टिल्ड वाटर में मतलब जिसमें कोई इंप्योरिटी ना हो। सी वाटर में काफी सारे इंप्योरिटीज होंगे, और इंप्योरिटीज होंगे मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉल्ट होगा भाई साहब। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें होंगी। तो जितना सॉलिड पार्टिकल होगा उतना ज्यादा स्पीड को वो बढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर आएगा आपका ब्लड। द ह्यूमन ब्लड इट हैज अ स्पीड ऑफ 1570 मीटर पर सेकेंड। कॉपर का देखो भाई साहब 3750, ये परफेक्टली एक सॉलिड है। ह्यूमन ब्लड इज स्टिल लिक्विड, दिस इज परफेक्टली अ सॉलिड। So as you go into a solid medium, you will see there is a significant or constant increase of velocity of sound in that medium. ठीक है, क्लियर है? एल्यूमिनियम का देखो भाई साहब 5100, iron or steel at 20 degree centigrade is this much, glass has this much. So if you see the speed of sound is considerably increasing. Okay, any questions on? Any questions on? No. आगे बढ़ा जाए भाई साहब, बहुत बढ़िया। Okay. अभी देखो जैसे साउंड ट्रेवल्स अबाउट 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। आपने देखा भाई साहब अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1500 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज वेरी लार्ज, being about 1530 meter per second, which is more than this much, two whales in the sea which are even hundreds of kilometers away from each other can talk to each other very easily through sea water. ये आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना स्पीड देखो भाई साहब, इट इज ऑलमोस्ट लाइक मोबाइल नेटवर्क है इनका। ठीक है, they are hundreds of kilometers away but still they will be able to hear each other because the speed of sound is so high in water. ठीक है, आपका आवाज उतनी दूर तक एयर में जाएगा ही नहीं। ठीक है, but they will be able to communicate with each other easily. ठीक है, from each other and can talk to their way through sea water because the sound of their talk is carried very quickly by sea water. sea water से बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है। ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कभी भी मत करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब मुद्दा क्या है कि आप किसी ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन आपको नहीं दिख रही है लेकिन ट्रेन की आवाज आपको सुनाई देगी। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ट्रेन जो दिख रही है उसकी आवाज तभी सुनाई देगी, वो एयर से होता हुआ आएगा। लेकिन ट्रेन अगर आपको दिख भी नहीं रही होगी, उसकी आवाज, अभी आयरन है ये, आयरन में स्पीड ऑफ साउंड इज फार हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो अ पर्सन
who is actually placing his ears on the track of a train, even if he is not able to see the train, he will be able to hear the train, because the approaching train, उसका जो noise है वो भाई साहब, या जो sound है वो यहाँ पे by means of a solid medium is reaching him. ठीक है? So sound travels about 15 times faster in iron or steel than in air. Since the speed of sound in steel is very large, being about this much, which is more than 18,000 kilometers, we can hear the sound of an approaching train by putting our ear to the railway line made up of steel, even when the train is far away, even when the train is not visible to you. Okay, you can still hear the sound. Is it a very boring class? It seems to be, because the sound produced by the motion of train wheels over the railway line is carried away very quickly by the steel rails. Okay, are we clear? Okay. The speed of sound in air is about 344 meter per second. Okay, and the speed of light in air is about this much. So आप देखोगे, it is clear that the speed of light is very great as compared to the speed of sound. So though sound may take a few seconds to travel a distance of a few hundred meters, light will take practically no time to reach a distance of even a few kilometers. और इसीलिए भाई साहब light और sound में एक lag आपको देखने को मिलेगा. So after you hear or rather see an incident, it will take some time before the sound of that incident reaches you. And this lag is because light is traveling in the air at approximately a million times more faster than in sound than sound. Okay? It is common observation that in rainy season the flash of lightning is seen first and the sound of thunder is heard a little later. Okay? Yes, sound of thunder is heard a little later, though both are produced at the same time in clouds. It is due to very high speed of light that we see the flash of lightning first, and it is due to comparatively low speed of sound. क्योंकि जैसे ये थंडर या लाइटनिंग हुआ, ये तो हम तक पहुंच गया एट अ स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी जो आवाज है वो हम तक पहुंच रही है भाई साहब 330 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. सो दिस इज फार लेस, इसीलिए वी हियर द साउंड ऑफ द थंडर, ठीक है, अ लिटिल लेटर देन द लाइटनिंग इटसेल्फ. ये जो लैग है ये इसके वजह से आ रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज फार लेस इन एयर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस फिनोमेना? इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बॉल इज सीन टू हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ हिटिंग इज हर्ड अ लिटिल लेटर. अभी तो आपके बहुत एडवांस कैमराज हो चुके हैं, अभी तो आपका भाई साहब विकेट पे कैमरा लगा होता है तो फटाक से वो साउंड को कैप्चर करता है. पहले के जमाने में ऐसा नहीं था. ठीक है, तो जो बैट का बॉल में लगने का जो साउंड है वो एक्चुअली स्टेडियम में जो कैमरा लगा हुआ है उस पे कैप्चर होता था, और दैट यूज्ड टू टेक सम टाइम. ठीक है, सो इट इज हर्ड अ लिटिल लेटर. इट इज ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट दैट वी सी द बॉल हिटिंग द बैट फर्स्ट, एंड इट इज ड्यू टू कंपैरेटिवली लो स्पीड ऑफ साउंड दैट द साउंड ऑफ हिटिंग इज हर्ड अ लिटिल लेटर. ठीक है, तो साउंड का स्पीड की वजह से उसको हम बाद में सुनते हैं. इफ अ गन इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस वी सी द फ्लैश ऑफ द गन फर्स्ट. ठीक है, आपने मिसाइल लॉन्चिंग भी देखा रहेगा. अगर मिसाइल लॉन्चिंग, मिसाइल पहले लॉन्च हो गया उसका आवाज बाद में आया. ठीक है, सो एंड द साउंड ऑफ द गन शॉट इज हर्ड अ लिटिल लेटर. It is due to the very high speed of light that we see the flash of gun first, and it is because of the comparatively low speed of sound that the sound of gunshot is heard a little later. ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. The frequency of hearing in humans, तो कहां से कहां तक है भाई साहब आपका? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज. ठीक है, ये 20,000 हर्ट्ज के बियॉन्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और 20 हर्ट्ज के बियॉन्ड जो इस तरफ होता है उसको अपन बोलेंगे इंफ्रासोनिक. दिस इज नोन एज अल्ट्रासोनिक. सो अ साउंड व्हिच हैज फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज is known as ultrasonic sound, and sound which has frequency lesser than 20 hertz is known as infrasonic sound. Clear है? Okay, so the sound, ठीक है, 20,000 hertz, even the human ear can hear sounds having frequencies of 20 hertz to 20,000 hertz. इतना ही हमारा कैपेसिटी है. ठीक है, the range of frequency is known as the frequency range. ठीक है, ये वाला आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? The range of frequency from 20 hertz to 20,000 hertz is known as the frequency range of hearing in humans. The sounds which we are able to hear is known as audible sound. इसी को हम बोलेंगे भाई साहब audible sound. तो audible sound की frequency कहां से कहां तक होगी? 20 hertz से 20,000 hertz तक. ठीक है, क्लियर? The sounds of frequencies lower than 20 hertz को अपन क्या बोलेंगे? Infrasonic sound. इनको अपन बोलेंगे infrasonic sound और just infrasound. The infrasonic sounds are very low frequency sounds. Infrasonic sounds cannot be heard by human beings. Are produced by those objects which vibrate very slowly. जैसे अगर आप देखोगे पेंडुलम को मैंने ऐसा अगर ऐसे ऑसिलेट कराया
तो भाई साहब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्या आपको पेंडुलम का कोई साउंड सुनाई देता है? नो। तो वेयर इज दिस साउंड गोइंग? सो द आंसर इज द साउंड इज बेसिकली इंफ्रासोनिक इन नेचर एंड आवर ईयर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू कैच एंड अब्सॉर्ब इंफ्रासोनिक साउंड। हम इसको नहीं सुन सकते हैं, लेकिन साउंड यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक पेंडुलम को हमने स्ट्रिंग से बांधकर लटकाकर ऑसिलेट करा दिया है, still a sound is produced, but due to our own capacities we are not able to hear the sound. There are certain animals who can hear this sound. Okay, so they will be able to hear, for example, a vibrating simple pendulum produces infrasonic sound. तो अगर आपका भाई साहब एक सिंपल पेंडुलम है, दिस इज बेसिकली अ बॉब एंड अ स्ट्रिंग, इसको भाई साहब हम ऑसिलेट करा रहे हैं, तो वाइब्रेट तो ये कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है। किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का हमने देखा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका साउंड क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? The reason why sound is not getting produced is because its frequency is too less. Its frequency is in the infrasonic range, which is inaudible to us. ठीक है? Clear है? Okay, we cannot hear the sound of vibrating simple pendulum because it vibrates with a frequency of less than 20 hertz. Earthquakes and some animals like whales, elephants and rhinoceros also produce infrasonic sounds. ठीक है? ये भी भाई साहब infrasonic sounds produce करते हैं, rhinoceros, ठीक है, elephants, earthquakes, ठीक है। इसीलिए देखो जब earthquakes आते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ एनिमल्स में अफरा तफरी मच जाती है, ये उस वाइब्रेशन को कैच कर सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आने के पहले ही वाइब्रेशंस चालू हो जाती हैं, लेकिन दीज वाइब्रेशंस आर जनरली ऑफ इंफ्रासोनिक नेचर व्हिच वी आर नॉट एबल टू कैच, बट दीज एनिमल्स आप देखेंगे खलबली मच जाएगी इनमें, ठीक है, राइनोसोर्स में, एलिफेंट्स में, कुछ बर्ड्स में, ठीक है, दे विल एक्चुअली स्टार्ट वंडरिंग अराउंड बिकॉज दे कैन कैच दैट साउंड, और उनको वो गड़बड़ समझ में आ जाता है, वो वाइब्रेशन उनको समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो आप देखोगे राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, ठीक है, दे आल्सो एक दूसरे को भी जब ये संबोधित करते हैं, व्हेन दे कॉल ईच अदर दे आल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। एक एलिफेंट जो है अपने सूंड से, अपने ट्रंक से वो बेसिकली इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। Earthquakes and some animals like whales in seas and oceans can also produce infrasonic sounds. Rhinoceros communicate with one another using infrasonic sound having a frequency as low as 5 hertz. वैसा 5 hertz की frequency है, फिर भी एक दूसरे को सुन पाएंगे. They will be able to hear each other and respond as well. ठीक है? It is observed that some animals get disturbed and start running here and there just before earthquakes occur. क्योंकि earthquakes की जो frequency है वो बहुत कम है और ये हम humanly इसको नहीं कर पाएंगे, तो then there are certain animals who can catch this frequency. ठीक है, there are certain animals who can catch this frequency. This is because before the main shock waves, the earthquakes produce low frequency infrasonic sounds which some animals can hear and get disturbed. और ये डिस्टर्ब में वो अफला तफली मतलब इधर उधर भागेंगे, and this is basically, so rhinoceros can produce infrasonic sounds having frequencies less than 20 hertz. They can also hear, तो ये आपके इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बोथ, ठीक है। डॉग्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट बाय पुलिस बिकॉज दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स एंड आल्सो बिकॉज दे हैव एन एक्सेलेंट, तो इनका विजन भी काफी एक्सीलेंट होता है और ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं। एक रीजन ये है कि ये सो नहीं पाते हैं, डॉग्स जनरली आप देखोगे बहुत कम ही सोते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टर्ब होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड इनको कंटिन्यूअसली हियर होता है। आप एक चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं, आपको लगता होगा कि यार हम ही को क्यों ऐसा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ऐसा लिमिटेशन ह्यूमन बींग्स को क्यों? भाई साहब ये आपके लिए एक कर्स नहीं, आपके लिए बून है। आप जो 6, 7, 8 घंटे की चैन की नींद सो पाते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये साउंड्स आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज का जो साउंड है, बाकी अगर ये सारे साउंड भी इससे आगे वाला भी या इसके नीचे वाला भी अगर आपको सुनाई देता है, you would not be able to have a peaceful sleep as it happens in dogs. ठीक है, they can hear ultrasonic sound, जैसे फट से वो उड़ जाते, ठीक है। So dogs are used for detective work by police because they can hear ultrasonic sounds and also because they have an excellent vision as well. Bats can produce ultrasonic sounds. तो bats जो है वो ultrasonic sounds produce करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनकी जो आंखें होती हैं वो ज्यादा they are weak, they have a very weak eyesight. ठीक है, तो रात के अंधेरे में they are nocturnal animals, तो रात के अंधेरे में उनको दिखता नहीं है, लेकिन अगर समझ लो कोई दीवार आ रहा है तो भिड़ जाएंगे उस दीवार से, है ना। लेकिन वो जो उनके ये जो पंख होते हैं उनसे अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है और अल्ट्रासोनिक साउंड का रिफ्लेक्शन उनको समझ में आता है। They will be able to hear the reflection and they will accordingly change the direction. अगर कोई कीड़ा है जिसको वो खाते हैं और समझ लो वो सामने आ रहा है उनके, तो उसका विंग का फ्रीक्वेंसी वो कैच कर लेंगे
और उस पे जाके झपट जाएंगे. So in order to have the defense properly done and in order to basically kill the animals that they feed upon, bats use ultrasonic waves. ठीक है? They rely very less on their vision. उनका vision weak है. ठीक है? But they produce ultrasonic sounds having frequencies much beyond 20,000 hertz while screaming. ये चिल्लाते भी हैं और आपको वो आवाज सुनाई नहीं देती है मोस्टली. ठीक है? They can hear ultrasonic waves frequencies up to 1,20,000 hertz. इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भी भाई साहब वॉइस ये सुन सकते हैं. ठीक है? आर वी क्लियर? The sounds of frequencies higher than 20,000 hertz are known as ultrasonic sounds or just ultrasound. Thus, ultrasonic sounds are very high frequency sounds. Ultrasonic sounds can be heard by human beings. Okay? Ultrasonic sounds cannot be heard by human beings, though human beings cannot hear ultrasonic sounds, but dogs can hear ultrasonic sounds up to 50,000 hertz. और इसी वजह से भाई साहब वो बहुत चौकन्ने रहते हैं. They are always alert. They cannot sleep properly because they can hear those sounds which you cannot hear. आप जो नहीं सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं. ठीक है? Approximately 50,000 hertz तक की जो sound है वो आराम से सुन सकते हैं. ठीक है? This is the reason why dogs are used for detective work by the police. Bats, monkeys, deers, cats, dolphins, opossums and leopard can also hear ultrasonic sounds. Bats can hear ultrasonic sounds up to this much. इनका भाई साहब dog से भी ज्यादा capacity है ultrasonic sound hear करने का. In fact, bats can also produce ultrasonic sounds while screaming. We cannot hear the screams of bat because its screams consist of ultrasonic sound having a frequency more than 20,000 hertz. तो ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है. ये जो bats हैं, ये चमगादड़ हैं जो, they will always scream, but you will not be able to hear their screams because it is beyond your capacity. ठीक है? आपके hearing या audible capacity के बाहर है. They will emit ultrasonic sounds. Children under the age of 5 years can hear ultrasonic sounds. जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है वो ये हियर कर सकते हैं. 25,000 हर्ट्ज मतलब आपसे थोड़ा ज्यादा होगा उनका फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी. 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा. क्यों ऐसा होगा? क्यों उनको क्यों स्पेशल ऐसा? ईयर ड्रम स्मॉल नहीं होता, पतला होता है. ठीक है? तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वो थिक होता जाता है. तो जितना पतला होगा उतना ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा. ठीक है? So as and when a thick layer keeps on depositing on the eardrum, it becomes thicker and its frequency also becomes less. So 25,000 से आप 20,000 के रेंज में आ जाते हैं. तो बच्चे जो हैं they can hear 25,000 hertz. अचानक में वो रात को चिल्ला उठेंगे क्योंकि वो आवाज सुन पा रहे हैं जो आप नहीं सुन पा रहे. ठीक है? Below 5 years of age. ठीक है? So they will be able to hear that sound which you are not able to hear, and that is primarily due to their eardrum which has not वो भाई साहब उतना मैच्योर नहीं हुआ है. इसीलिए जो बच्चों के सामने आप कू का करते हैं ना इनके कानों में जाकर, ये बहुत ही बेकार का गेम है. प्लीज ऐसा मत कीजिए और ना ही किसी को करने दीजिए क्योंकि उनकी जो कान के पर्दे हैं बहुत पतले हैं और कू से आवाज करेंगे भाई साहब, वो मजाक नहीं होगा, वो फट सकता है. एंड वंस इट इज गॉन फॉर एवर. दैट चाइल्ड विल बी रेंडर्ड डेफ फॉर एवर, फॉर लाइफ. तो ये सब फालतू वाले गेम्स अगर कोई कर भी रहा होगा तो तमाचा दे दीजिए उसको खाड़ से. ठीक है? मत कीजिए. दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस टू द ईयर्स एंड स्पेशली फॉर किड्स. ठीक है? इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की जो कितना जोर से वो वाइब्रेट करेगा सोचिए. ठीक है? ओके. As people grow older, their ears become less sensitive to sounds of higher frequencies. तो जैसे जैसे हम एज के साथ, ठीक है, you will see that हमारा जो एबिलिटी है वो फ्रीक्वेंसी है जो कम होता है. जो बुढ़े लोग हो जाते हैं वो ऊंचा सुनते हैं. They will not be able to hear clearly. ठीक है? Ultrasonic sound cannot be produced by ordinary vibrations like tuning forks. Tuning forks से भाई साहब नहीं प्रोड्यूस हो सकता. They can be produced by special vibrators which can vibrate very very rapidly. ठीक है? ओके. तो अल्ट्रासोनिक साउंड, अब ये अल्ट्रासाउंड बेसिकली होता क्या है और अल्ट्रासाउंड के क्या क्या यूजेस होते हैं. ठीक है? सो द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. 20,000 हर्ट्ज के ज्यादा. अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स. इनका रिफ्लेक्शन भाई साहब सेम होता है. आप इसको सुन नहीं सकते हैं लेकिन इसको यूज करते हुए आप तमाम चीजें कर सकते हैं. ठीक है? एकोस प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे. ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज अ मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर. अब इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है. ठीक है? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी किसी भी वेव की उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी. जैसे एक्सरेज है, तेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है, आंखें भाई साहब मतलब तुम्हारी पलकें एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हैं, बहुत मोहब्बत है दोनों में. पेनिट्रेटिंग पावर मतलब क्या है? जैसे आप देखो एक्सरेज होती हैं. एक्सरेज जब आपके ऊपर डाली जाती हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो आपके हड्डियों का एक फोटोग्राफ निकाल लेते हैं.
क्यों? आप अगर ऐसे कैमरा से अपने हाथों का फोटो निकाल रहे हो तो हड्डियां दिखेंगी क्या? नहीं, लेकिन एक्सरे से दिखेंगी। क्यों? क्योंकि एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इट कैन पेनिट्रेट योर स्किन एंड गो इनसाइड, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इट कैन पेनिट्रेट योर स्किन, योर फ्लैश, योर ब्लड वेसल्स एंड गो इनसाइड। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की भाई साहब पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन ऑर्डिनरी साउंड। ठीक है, ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ultrasound has a much greater penetrating power than ordinary sound, so it can be used to detect objects under the sea। बहुत सारी चीजों में हम अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं, चीजों को जो अंडर द सी है। कभी समझ लो कोई लेट्स से शिपरेक हो गया, कोई जहाज डूब गया, अब इतने बड़े समुद्र में कहां डूबा है, उसको कैसे लोकेट करेंगे? अल्ट्रासाउंड से। कोई लेट्स से सबमरीन है which is having a potential to destroy, कोई आइसबर्ग है, कोई शोल ऑफ फिश है, जो लोग फिश वगैरह कैच करते हैं, ये सब हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज अल्ट्रासाउंड डूइंग? अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हाई एनर्जी साउंड वेव्स दैट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस विदाउट बेंडिंग एंड अराउंड द कॉर्नर्स। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर और इनकी बेंडिंग नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भाई साहब ऑब्वियसली 20,000 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि हम सुन नहीं सकते इनको। ठीक है, तो हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ शॉर्ट वेवलेंथ। हमेशा याद रखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा। बता सकते हैं क्यों? जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। वाई? आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पढ़े हैं भाई साहब? तो आपका वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सी बाई लैम्डा। अभी ये तो कांस्टेंट रहेगा, 344 340 जो भी है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये डिनोमिनेटर में है, मतलब इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, और इसकी वैल्यू जब घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाइयर द फ्रीक्वेंसी द शॉर्टर द वेवलेंथ, हाइयर द वेवलेंथ द शॉर्टर द फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो जिस वेव का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम उसका वेवलेंथ होगा, जिस वेव का जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम उसका फ्रीक्वेंसी होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ठीक है, ओके, अल्ट्रासाउंड, ओके, अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इनका शॉर्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ। तुम यहीं पे हो कि मून में लैंड कर चुके हो? भेजे स्पेस शटल तुमको लिए, तुम्हारे लिए क्या निर्माण हो रहा है वहां पे? ताजमहल क्या निर्माण हो रहा है? देखो जरा भाई साहब, ओ जरा देखिए घूम कर क्या निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे दोस्त। कुछ कुछ निर्माण कर चुके होंगे अभी तक? नहीं, नहीं, ओके, शॉर्ट वेवलेंथ ड्यू टू विच दे पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये भाई साहब मैटर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल दीज प्रॉपर्टीज, अल्ट्रासाउंड इज एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्री। हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड का काफी यूज है, क्योंकि ये आपके फ्लैश, ब्लड, हड्डियों तक को भाई साहब पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप एक्सरेज को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका हेल्दी डेवलपमेंट को जानना बहुत जरूरी है। इन द 9 months of pregnancy, it's very important to understand the healthy development of a child, and this cannot be done using X-rays, क्योंकि X-rays का साइड इफेक्ट्स होता है, उस बच्चे के मानसिक विकास पे एक साइड इफेक्ट आएगा, इसलिए वी कैन नॉट। और अल्ट्रासाउंड जो है वो सेफ है। अल्ट्रासाउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हैं, और ये साउंड वेव से हम बेसिकली बच्चे का पिक्चर ले सकते हैं, एंड वी कैन बेसिकली द डॉक्टर कैन एक्चुअली ऑफर एनी ट्रीटमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, प्लस एनी एबनॉर्मेलिटी अगर है बच्चे के डेवलपमेंट में तो वो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी जगह है जहां पे आप एक्सरेज को यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। एक्सरेज हमारे अडल्ट बॉडी के लिए ठीक है। ठीक है, वंस वी हैव ग्रोन अप, इट्स स्टिल ओके टू हैव एन एक्सरे डन, बट एक छोटे से नवजात शिशु के लिए जिसने अभी ब्रीदिंग भी चालू नहीं की है, उसको अगर आप एक्सरेज यूज करेंगे, इट कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज और हर मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा करके अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करते हैं। हाय, हाउ आर यू?
अच्छा ये लिख रहे हैं आप, अरे भाई साहब। ओके, सो अल्ट्रासाउंड, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, तो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉस इन मेटल ब्लॉक्स। तो ये तो हमने उस दिन देखा भाई साहब कैसे मेटल ब्लॉक्स को हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर समझ लो इंटरनल क्रैक्स हो गए तो लेट्स से, अगर ये कैसे होता रहेगा आपका, ये समझ लो एक मेटल ब्लॉक है, ये बहुत बड़ा एक लोहा है और इसको हम बीम उम बनाने में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एमिटर्स होंगे ऐसे, ठीक है, दीज विल बी अल्ट्रासाउंड एमिटर्स, ऐसे अल्ट्रासाउंड एमिटर्स हैं और ये रिसीवर्स हैं, ये इस एंड में भाई साहब रिसीवर्स हैं, ठीक है। तो आप समझ लो अल्ट्रासाउंड भेज रहे हैं, ये यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो मेटल में कोई फ्लॉ नहीं है। अगर समझ लीजिए मेटल में कहीं पे कोई क्रैक है, ठीक है, या कोई होल है, तो ये क्या होगा, ये अल्ट्रासाउंड जाएगा, इससे टकराएगा और वापस आ जाएगा, इट विल नॉट रीच हियर। सो द रिसीवर हियर विल हैव नो सिग्नल्स। इसका मतलब भाई साहब बीच में कहीं पे कोई क्रैक है और कोई फ्लॉ है, तो वी कैन नॉट यूज इट फॉर हेवी बिल्डिंग पर्पसेस, इट विल बी अ रिस्क टू वॉट एवर स्ट्रक्चर्स वी आर बिल्डिंग, ठीक है। तो अक्सर भाई साहब मेटल के प्रोडक्शन में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है, बट अल्ट्रासोनोग्राफी से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्लॉज इन मेटल स्ट्रक्चर्स और हेवी बीम्स कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आप ये आपके पास दो ही ऑप्शन बचते, भाई साहब इसको काट दो, ठीक है, और इसको दो टुकड़े कर दो, फिर इसको यूज कर लो, या तो इसको पूरा मेल्ट करके यूज करो। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ओके। ओके, मेटल ब्लॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मेटल ब्लॉक्स हम भाई साहब बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाते हैं, और इन सारे मेटल स्ट्रक्चर्स में देयर इज अ स्कोप ऑफ हैविंग अ फ्लॉ। और इस फ्लॉ को भाई साहब हम कैसे, क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स व्हिच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड, दीज फ्लॉक्स वीकन द मेटल ब्लॉक्स। ये भाई साहब मेटल ब्लॉक्स को वीक कर देते हैं। द यूज ऑफ सच मेटल ब्लॉक्स having internal cracks or other defects reduces the strength of the structure. The flaws like internal cracks etc. in the metal blocks are detected by using ultrasound. तो हम अल्ट्रासाउंड से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। This is an ultrasound machine which is used in hospitals. It produces ultrasound scans of inner organs of human body such as liver, gallbladder, pancreas, kidneys. इन सबको भाई साहब हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से। These are very soft tissues. जैसे आप देखो अगर लिवर में या गॉल ब्लैडर में या पैनक्रियास, किडनीज, दीज आर वेरी सॉफ्ट ऑर्गन्स। हड्डियों के लिए आप एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब इतने सॉफ्ट टिश्यूज हैं कि अक्सर एक्सरे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे in order to know whether they are working properly or not, it can create adverse situations, ठीक है। so heart, these are very soft organs, ठीक है, और इसमें जनरली एक्सरे का यूज एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव, तो आपका देखो मेटल डिटेक्टर्स कैसे करते हैं हम, यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव जा रहे हैं, ये समझ लो कोई भाई साहब मेटल ब्लॉक है, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो वॉट एवर अल्ट्रासाउंड वेव्स यू हैव जनरेटेड दे विल बी रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर्स। इफ देयर इज अ फ्लॉ और लेट्स से अ क्रैक, व्हाट विल हैपन, दीज अल्ट्रासाउंड वेव्स विल रिटर्न बैक, और आपको यहाँ पे भाई साहब कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। सो सिंस यू आर रिसीविंग नो सिग्नल एट दिस एंड, it will be confirming that there is a flaw inside the material, okay, so it has to be either replaced or cut or melted or rectified in whatever way is possible before using it in heavy constructions like buildings, bridges etc, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। so this is how ultrasound is used. ultrasound is used to clean hard reaching parts. अभी कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे समझो एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप भाई साहब ऐसे जा रहा है, बहुत सारे कूलिंग पाइप है, कोई बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री है, अभी ये भाई साहब ऐसे पाइप ऐसे जा रहा है, अब ये पाइप भाई साहब कुछ भी कैरी करता होगा, दैट इज इमटेरियल, लेकिन अभी किसी को अगर ये पाइप समझ लो यहाँ पे जाम हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ जाम हो गया है, यहाँ पे कुछ जाम हो गया, अभी बहुत दिनों से पाइप चल रहा है, वैसे जाम हो ही सकता है, इतने सारे टर्न्स हैं, इसको आप कैसे क्लीन करेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्लीन। लेकिन जब आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते हैं इसके अंदर, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स भाई साहब वाइब्रेट कर रहे हैं और बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं, मोर देन 20,000 फ्रीक्वेंसी। तो जब ये वेव्स का डिस्टर्बेंस इसमें से जाएगा तो ये भाई साहब इसको वाइब्रेट करा देगा, जैसे वाइब्रेट करेगा ये, तो ये भाई साहब लिक्विड के साथ घुल मिलकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट विल बी क्रिएटेड व्हेन यू आर एक्चुअली सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इन दीज अनरीचेबल पार्ट्स ऑफ अ पाइप, इट विल सर्व द क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। आप बेसिकली जब अपने घरों में क्लीन करते हैं सिंक को, किचन सिंक को, तो आपने देखा रहेगा भाई साहब ऐसा वाला सिस्टम होता है ना, ये ऐसा वाला सिस्टम होता है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो होता क्या है, एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो जहां पे भी कचरा होगा वो भाई साहब डिसॉल्व होकर वाटर के साथ निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है, हाई वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं आप, ठीक है, यू आर पासिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स थ्रू पाइप्स वेयर इन यू कैन नॉट, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच ह्यूमनली, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है रीच होना,
तो ये वेव्स गए और इन हाई फ्रीक्वेंसी से इन छोटे छोटे कचरे पार्टिकल्स को भाई साहब इन्होंने बहुत जोर से वाइब्रेट कराया। जैसे ही वाइब्रेट कराया तो भाई साहब ये पानी के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री टू क्रिएट क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स। तो ऐसे पार्ट जहां पे पहुंचना लगभग असंभव है, ठीक है, सच एज स्पाइरल ट्यूब, जैसे स्पाइरल ट्यूब्स और ऑड शेप्ड मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऐसे सारे जगहों पे जहां पे पहुंचना लगभग नामुमकिन है, वहां पे आप अल्ट्रासाउंड को यूज करके यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल द कचरा वगैरह। ठीक है, वहां से निकल जाएगा भाई साहब। ओके, कभी कभी आज की तारीख में देखो, अगर आपके किडनी में, किसी के किडनी में स्टोन पाया जाता है, तो उसका अभी तो दवाइयों से काफी सारा इलाज होता है। एक इलाज क्या है भाई साहब, अल्ट्रासाउंड से भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। समझ लीजिए भाई साहब, किसी के किडनी में भाई साहब ये, किसी के किडनी में एक स्टोन है, ठीक है, नाउ दिस कैन क्रिएट सिवियर पेन एंड इट कैन क्रिएट हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। अभी इसका एक तरीका तो ये है कि भाई साहब इसको ऑपरेट किया जाए। ठीक है, ऑपरेट किया जाए मतलब आज की तारीख में आराम से इसमें होल करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, अभी वो किडनी स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और तरीका क्या है कि आप भाई साहब अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसके अंदर डालें। किडनी के स्टोन का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स एब्सोल्युटली ऑन द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आप बाहर से अल्ट्रासोनिक वेव्स को डालते हैं तो ये किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो कोई बड़ा पत्थर नहीं होता है, वो छोटा छोटा सा ही पार्टिकल होता है, बट सिंस इट्स अ फॉरेन पार्टिकल, इट इज एज गुड एज अ स्टोन फॉर अ किडनी। तो उस पार्टिकल को अगर बहुत जोर से आप वाइब्रेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो फूट जाएगा और उसके सारे पार्टिकल्स भाई साहब फ्लश आउट हो जाएंगे किडनी के साथ। ठीक है, सो दिस इज वन ट्रीटमेंट विच इज अवेलेबल टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन एक बहुत कॉमन बीमारी है और सारे बॉडीज की एक टेंडेंसी होती है किडनी स्टोन बनाने की। ठीक है, ये अपने आप ही किडनी के अंदर स्टोन बनता है और उसका भाई साहब साइज बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस होते जाते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये हो गया कि भाई साहब इसको ऑपरेशन करके निकालो, दूसरा भाई साहब दवाई से, और तीसरा है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगर आप डालते हैं ऊपर से ही, ऐसे ही अगर ऊपर से ही आप अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं तो किडनी के अंदर जो स्टोन है वो बहुत जोर से वाइब्रेट करेगा। तो जब वाइब्रेट करेगा भाई साहब तो उसके जो पार्टिकल्स है वो भाई साहब छूट जाएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे इट विल एक्चुअली बर्स्ट आउट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब एक बॉम्ब की तरह फूटेगा वो। ठीक है, तो स्मॉलर पार्टिकल्स हो जाएंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स इजिली हमारे यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वन वे इन विच वी कैन यूज अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर। लिवर का इन्वेस्टिगेशन, सॉफ्ट टिश्यूज जहां पे भी हैं, जहां पे भी मतलब हड्डियां ज्यादा नहीं है और मांस मज्जा ज्यादा है, ऐसे सारे पार्टिकल्स को, ऐसे सारे बॉडी ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए वी जनरली यूज अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरेज इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर। आप डॉक्टर को देखेंगे, हमारे हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हुआ रहेगा तो वो एक्सरे ज्यादा करके रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं, लेट्स से भाई साहब आपके ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनीज, यूट्रस एंड हार्ट, तब आपका भाई साहब इन सारे सॉफ्ट टिश्यूज में दे जनरली प्रेफर अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, ओके, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, एन अल्ट्रासाउंड स्कैनर बिल्ड्स अप द पिक्चर ऑफ एन अनबॉर्न। तो अनबॉर्न बेबी का जो पिक्चर है वो वहां पे आ जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी से, एंड एक प्रेग्नेंट वुमेन का अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 9 मंथ्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, तो ये सारा जो है तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है। बेबी का पूरा डेवलपमेंट जो है ऐसे अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलता है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं जो भाई साहब जाते हैं माँ के पेट में और वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेबी का पूरा पिक्चर ऑलमोस्ट एक फोटोग्राफ की तरह आ जाता है। ठीक है, एंड दैट बेसिकली इंडिकेट्स वेदर द डेवलपमेंट इज हेल्दी और नॉट। ठीक है, क्लियर है। हमारे इंडिया में ये होता है और मतलब हर समझ लीजिए विद इन 9 मंथ्स इट इज डन 3 to 4 टाइम्स अल्ट्रासोनोग्राफी कराना पड़ता है, कराना जरूरी है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में सिर्फ इतना फर्क है कि इंडिया में दे आर नॉट अलाउड टू बेसिकली प्रेडिक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई नवजात शिशु का सेक्स जानने का प्रयास करे तो भी वो कानूनन जुर्म है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू नो द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड विच कैन बी डन बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है, डॉक्टर्स को पता चल जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई जानना चाहे या पूछे भी डॉक्टर से तो दैट पर्सन इज पनिशेबल बाय लॉ, वो अरेस्ट हो सकता है।
क्योंकि हमने भाई साहब इतनी बुरी तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ठीक है, भ्रूण हत्याएं करने के लिए, मतलब फीमेल इन्फेटिसाइड में, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ स्टेट्स में सेक्स रेशियो हमारे बहुत बुरी तरह से बिगड़े हुए, ठीक है। तो इट हैज बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज में वॉलंटरीली डॉक्टर्स बता देते हैं कि लड़का है या लड़की, पूछे या ना पूछे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है, हमको पड़ता है, ठीक है। हमारे हिसाब से भाई साहब लड़की है तो भ्रूण हत्या की कोशिश हो सकती है, ठीक है, या फीमेल इन्फेटिसाइड की कोशिश हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। हाउएवर अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली जनरली डन टू नो द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स वूम, ठीक है। वी जनरली डोंट यूज एक्सरेज बिकॉज दे आर हार्मफुल टू द चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस अनबॉर्न बेबी इनसाइड द मदर्स यूट्रस, ठीक है। ये एक भाई साहब है। और क्या है भाई साहब, अल्ट्रासाउंड का अगर अल्ट्रासाउंड डाल रहे तो किसी के बॉडी का किडनी स्टोन अगर होगा वो क्रैक हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। और किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स is used to break kidney stones into fine grains which then get flushed out with the urine। डिपेंड करता है किडनी स्टोन किस साइज का है, अलग अलग किडनी स्टोन्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कहीं कहीं पे तो दवाई से ठीक हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे तो भाई साहब आपके अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब ये अल्ट्रासाउंड डाला जाता है उसमें और उसको एक्सप्लोड कराया जाता है, और कहीं कहीं पे ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं होता। इट डिपेंड्स, ठीक है। सो अभी अल्ट्रासोनोग्राफी से विदाउट ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट, इफ दिस अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली मेड टू गो थ्रू द किडनी, इट विल एक्सप्लोड द किडनी स्टोन और वो फाइन ग्रेन्स में एक्सप्लोड होएगा जो इजीली फ्लश आउट हो जाता है यूरिन के साथ, ठीक है। सो द पर्सन इज गेटिंग रिड ऑफ द, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार apparatus टू मेजर द डेप्थ। अभी देखो भाई साहब सीज में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे सोनार apparatus है, तो सोनार apparatus वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एट लेंथ, राइट। तो आपका जैसे यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ शिप और ये सी है। फ्लोर बेड से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये रेती में धस गया तो धस गया भाई साहब, फिर निकलेगा नहीं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एमिटर होता है और ये रिसीवर होता है। सो अल्ट्रासाउंड इज एमिटेड एंड हेंस रिसीव्ड, ठीक है। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या, V इज इक्वल टू 2D/T, वी कैन बेसिकली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ D हियर, द डेप्थ, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शोल ऑफ फिश आ सकता है, कोई शिपरेक हुआ है, कोई भाई साहब पहले से जो शिप है वो वहां पे भाई साहब एक्सीडेंट हुआ है तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं, शोल ऑफ फिश को लोकेट कर सकते हैं, माउंटेन्स को लोकेट कर सकते हैं, हम किसी सबमरीन को लोकेट कर सकते हैं। सो ऑल आर थिंग्स व्हिच वी कैन लोकेट इनसाइड द सी बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो सोनार हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी हाई है, शॉर्ट वेवलेंथ है, ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट इनटू सी वाटर। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड बाय इंजन नॉइजेस। देखो इंजन नॉइजेस से अल्ट्रासोनिक वेव्स कंफ्यूज नहीं होंगी, क्यों? जैसे समझ लो कोई शिप है, इस शिप का एक इंजन नॉइज तो होगा ना भाई साहब, और वो अल्ट्रासाउंड वेव्स भी छोड़ रहा है, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स आकर एमिटर में रिसीव हो रहा है, तो इंजन नॉइज भी तो कंफ्यूज कर सकता है आपको, दो साउंड मिल रहे हैं ना। तुम किसी और ही ख्यालात में मुस्कुरा रहे हो भाई साहब। हो गया हनीमून हनीमून हो गया भाई साहब? कितने हो गए बच्चे? यहाँ तक तो पहुंच ही गए होंगे, ये मुस्कुराहट आपका यही बयां कर रहा है भाई साहब, हैं? यहाँ हम अल्ट्रासाउंड को लेकर पढ़े, ये जीवन बना रहे हैं भाई साहब अपना। अब्बा, ठीक है। बोलो भाई साहब, क्यों इंजन नॉइज आपके अल्ट्रासाउंड के नॉइज को कंफ्यूज नहीं करेगा? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो, हाँ फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो क्या? अरे भाई साहब अल्ट्रासाउंड वेव्स आप सुन सकते हैं? अभी हाँ बोल रहा था। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स नहीं सुन सकते, आपका एमिटर और रिसीवर यही अल्ट्रासाउंड वेव्स को सुन और जान सकते हैं, आप नहीं सुन सकते। इंजन नॉइज को आप सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन अल्ट्रासाउंड वेव्स और आपके इंजन नॉइज दे विल नॉट कंफ्यूज ईच अदर, ठीक है। जो आपका एमिटर और रिसीवर है वो स्पेशली अल्ट्रासाउंड वेव्स को एमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए ही बना है। इंजन नॉइजेस आर जनरली वेरी मच विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो अल्ट्रासाउंड नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए ये एक और चीज है जिसकी वजह से हम बहुत एक्सटेंसिवली सोनार रेडिएशन में अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, ठीक है। Bats use ultrasound to fly at night without colliding with other objects and to search their prey। तो जैसे बैट्स है, देखो
ये बहुत जोर से अपना भाई साहब स्क्रीमिंग वगैरह करते हैं, चिल्ला रहे हैं ये, और आप नहीं सुन सकते उसको अल्ट्रासाउंड। तो ये आपका जो सामने का जो प्रे है उसका रिफ्लेक्ट होकर उसको सुनाई देगा और वो बिना देखे उसको कैच कर लेगा। जनरली बैट्स हैव अ वेरी पुअर नाइट विजन, ठीक है, दे कैन नॉट सी इन द नाइट, ठीक है, लेकिन वो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, तो इसलिए वो फटाक से उसको साउंड से, वो ज्यादा करके अपना जितना भी मूवमेंट करते हैं वो साउंड के रिफ्लेक्शन से करते हैं, ठीक है। आप जब मैं से जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आप फोर व्हीलर में है या टू व्हीलर में है और आप किसी हाईवे के साथ पैरेलल चल रहे हैं, तो जो स्पीड ब्रेकर आपके जो डिवाइडर्स होते हैं, तो डिवाइडर्स बीच बीच में एंड होते हैं, फिर चालू होते हैं, बिंड होते हैं, चालू होते हैं, आपको दिखेगा भाई साहब या सुनाई देगा जप जुप ऐसा आवाज सुनाई देगा, ठीक है। जैसे डिवाइडर एंड होता है और डिवाइडर शुरू होता है, आप बिना देखे भी बोल सकते हैं हाँ डिवाइडर अभी चालू हो गया है, ठीक है। वाई? बिकॉज द कार साउंड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिवाइडर्स। ये कार साउंड है जो वो आपके डिवाइडर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा ही कुछ यहां पे भी हो रहा है। ये जो बैट्स जो साउंड एमिट कर रहे हैं, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल अहेड or from the animal ahead, because of which they are able to locate it. In spite of not being able to see, they are able to locate the prey, or they are able to locate an obstacle. If it's an obstacle, they will move their direction or they will divert their direction to avoid a collision with the obstacle. And if this happens to be a prey, जिसको उसे खाना है, then they will basically move ahead and catch it. ठीक है? So इस तरह से bats can basically determine both. चलिए भाई साहब ये सवाल करना है फटाफट 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 एवरीवन। The speed of sound in air at 0 degree centigrade is 332 meter per second. Speed of sound in air at 0 degree centigrade is 332 meter per second. If it increases at the rate of 0.6 meter per second per degree, तो भाई साहब आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड और 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है भाई साहब, then what will be the temperature when the velocity has increased to 344? भाई साहब वेलोसिटी जब 344 हो गया है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? अरे भाई साहब देखो कितना इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी फाइनल, लेट्स से टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी कितनी हो गई है? 344 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी? बोलिए भाई साहब, इंक्रीज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? अरे बोलो ना भाई साहब, 344 मीटर पर सेकेंड माइनस 332 मीटर पर सेकेंड। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो कितना हो गया ये? 4 से 2 गया 2, 4 से 3 गया 1, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि भाई साहब 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिया हुआ है देखो, 0.6 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री। तो 0.6 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज तब होती है वेलोसिटी में जब टेम्परेचर आपका कितना बढ़ रहा हो? टेम्परेचर आपका बढ़ रहा हो भाई साहब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 1 मीटर पर सेकेंड कब बढ़ेगा भाई साहब? 1 बाई 0.6, सिंपल आपका यूनिटरी मेथड। तो 12 मीटर पर सेकेंड कब बढ़ेगा? 12 मीटर पर सेकेंड विल इंक्रीज। तो आपका भाई साहब आपका 12 अपॉन 0.6, तो ये हो गया भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है ना। 12 बाई 0.6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 30। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन द वेलोसिटी? सो द टेम्परेचर विल बी हाउ मच? आप यहाँ पे इंक्रीज, ये इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, कितना? 20 ना। तो 3, सॉरी आपका कितना था भाई साहब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर हो जाएगा भाई साहब। है 200 कैसे हो गया? अरे हाँ यार सही। तो यहाँ पे आपका 12 है अपॉन 0.6, ये गया भाई साहब, ये तो 0 ही होना चाहिए। हाँ द स्पीड ऑफ साउंड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332। नहीं इतना नहीं होगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिस इज रॉन्ग आंसर। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बहुत बढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 332 से भाई साहब 344 ही आया है ना, 332 से 344 ही आया है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखो आपका वहां पे कितना हो गया भाई साहब? 12 अपॉन 0.6, दैट विल बी हाउ मच? 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, ठीक है। तो आपका कितना था यहाँ पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने से भाई साहब कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज रॉन्ग,
ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दिस हैज इंक्रीज बाय 20 डिग्री, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। चलिए भाई साहब इसको करना है। नीता heard the sound of lightning after 4 seconds of seeing it. What was the distance of the lightning from her? The velocity of sound in air is about 340 मीटर पर सेकेंड। चलिए फटाफट, भौमिक सोमत जल्दी से सवाल कर। तो यहाँ पे आपका देखो डिस्टेंस, आपका यहाँ पे लाइटनिंग हुआ एंड शी वाज एबल टू हियर इट आफ्टर 4 सेकंड्स। तो शी सॉ द लाइटनिंग एंड शी वाज एबल टू हियर द साउंड आफ्टर 4 सेकंड्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग? वेलोसिटी दी हुई है भाई साहब, कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है आपको कितना? 4 सेकंड। सो कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ले लो इसको, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया आपका कितना? 340 मीटर पर सेकंड इनटू 4 सेकंड्स। ठीक है, तो ये कैंसिल भाई साहब कितना आ जाएगा? 0 4 द 0, 4 4 द 16, 3 4 द 12, 113। तो द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग इज 1360 मीटर फ्रॉम द पर्सन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम is at a distance of 660 meter. If he shouts, he hears the first echo after 4 seconds and another after 2 seconds. ठीक है, इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। What is the velocity of sound in air? चलिए फटाफट करना है भाई साहब। And what is the distance between the two walls? हो गया? ओके, सो दीज आर द टू वॉल्स हियर। ये एक वॉल है और यहाँ पे एक वॉल है भाई साहब। एंड लेट्स से Sunil is standing here. The distance, so the wall closest to him, ये वाला close distance है, this is 660 मीटर। ये वाला हमको नहीं मालूम है, तो लेट्स से हमने इसको d मान लिया। This distance is d. This is wall 1 and this is wall 2। ठीक है, okay। So if he shouts, तो भाई साहब ये चिल्ला रहे हैं, ठीक है। If he shouts, he hears the first echo after 4 seconds। तो पहला वाला इको कहां से कहां तक होगा? ये गया और ये आया, है ना। पहला वाला इको यही हो जाएगा आफ्टर 4 seconds and another after 2 seconds, another after 2 seconds, मतलब कितने टाइम बाद? 6 seconds के बाद। तो मतलब यहां गया होगा और ये वाला वापस आया होगा, इसके लिए टाइम लगा 6 seconds। ये गया, ये वापस आया, इसके लिए टाइम लगा 4 seconds। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? द फर्स्ट इको obviously will be heard after reflection from the wall close to him, and the second echo will be heard after reflection from the wall which is further away from him. So the second echo is heard after 4 plus 2, that is 6 seconds। ना सो ही जा तू, ठीक है, नहीं। और ये आपका भाई साहब 4 seconds। ठीक है, क्लियर? ओके, सो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? तो भाई साहब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपका 660 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? बोला भाई साहब 660 इंटू 2, 66। देखो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो कितना होता है इको के मैटर में? हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाउ मच? 2d/t, है ना। तो इस वाले को लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 660 बाई टी। टोटल टाइम टेकन इज 4।
2 1 2, 2 2 4 और ये हो गया आपका 330. सो दिस विल बी हाउ मच? 330 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. क्या ये समझम भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस परम? 330 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू? तो पहले तो भाई साहब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने. अभी हम अगर इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन वही v इज इक्वल टू 2d डैश, लेट्स 2d बाई t. अभी ये डी हमको नहीं मालूम है लेकिन ये टाइम हमको मालूम है. तो दिस इज 6 और यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया. वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम ही होगा ना भाई साहब, ठीक है. इस वाले डिस्टेंस के लिए उस वाले डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी चेंज होगा, ऐसा तो नहीं होगा. सो दिस विल बी 330. सो दिस विल बी 330 इज इक्वल टू 2d अपॉन 6, ठीक है. 2 1 2, 2 3 6. तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d की वैल्यू हो जाएगी 0 3 0, 3 3 9, 3 3 9. ये हो गई वेलोसिटी, सॉरी अपना मीटर, ठीक है. दिस इज द डिस्टेंस. ओके, तो आपका टोटल डिस्टेंस अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स? ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई भाई साहब? 990 मीटर. ये वाली डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई थी आपको 660. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? देयरफॉर टोटल डिस्टेंस अवेलेबल इक्वल टू हाउ मच? हम पेपलम 660 प्लस 990. सो दिस विल बी 0, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 1 10, ये 16, 1650 meters. Clear? Are we clear on this one? नहीं क्लियर नहीं है? हाँ देख के लग रहा है क्लियर है. ओके, ठीक है. सो दिस विल बी 1650. हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन टू आइडेंटिकल बॉटल्स ए एंड बी, ठीक है. तो दो आइडेंटिकल बॉटल्स है. आइडेंटिकल बॉटल्स मतलब क्या हो जाएंगे? इनका वॉल्यूम सेम, स्पेस सेम, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली फिल्ड इन टू आइडेंटिकल बॉटल्स ए एंड बी. सो ए एंड बी हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, ठीक है. हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड एट द सेम टेम्परेचर. दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है. द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द टू बॉटल्स. तो यहाँ पे कितना मास है भाई साहब? 12 ग्राम का. और यहाँ पे कितना है भाई साहब? 48 ग्राम का, ठीक है. इन विच बॉटल विल साउंड ट्रेवल फास्टर? किसमें साउंड ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगा? तो मास कम है इसलिए साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा. क्यों? मॉलिक्यूलर मास अलग होता है भाई साहब. मॉलिक्यूलर मास दोनों में सेम रहेगा. समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी द सेम. आपका यहाँ पे मास कम होगा इसलिए साउंड ट्रेवल करेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. देखो तुमने तीन चीजें पढ़ी ना भाई साहब. एक क्या है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है. ओके, दूसरा क्या पढ़ा भाई साहब आपने? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है. और तीसरा आपने क्या पढ़ा भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. इफ वी आर कंसिडरिंग मॉलिक्यूलर मास, रोज तू दूसरे के बॉटल से पानी क्यों पीता है? क्यों भाई साहब तुम्हारे घर में पानी नहीं आता है? हाँ, गला बैठा हुआ है तो जाया करो ना, थोड़ा बोझ भी खुद भी उठा लिया करो. तुम्हारा बोतल तो फालतू में उस दिन गया, पड़ा हुआ है यहाँ पे. पैसा ले उससे, चिल्ड वाटर का एक पैसा ले ले भाई साहब. मारवाड़ी मारवाड़ी को लूटेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है. ओके, क्लियर है भाई साहब? तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास से भी कोई लेना देना नहीं है. क्यों? दोनों भी हाइड्रोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम. लेकिन क्या यहाँ पे कुछ बात बन सकती है? ठीक है, डेंसिटी आपका होता क्या है भाई साहब? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन दोनों के मासेस में डिफरेंस है. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है आजकल पढ़ाई में सावन साहब, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब मास, लेट्स, दोनों का आइडेंटिकल है तो दोनों का वॉल्यूम सेम, ठीक है. ओके, ये हो गया आपका 12 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ए. डेंसिटी ऑफ बी बोला भाई साहब 48 बाई वी, ठीक है. वी अगर हमने वॉल्यूम मान लिया क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉटल्स हैं. ओके, सो नाउ हमारा भाई साहब यहाँ पे अगर हम करते हैं V1 बाई V2, ये कितना हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. इसे फटाफट होना चाहिए भाई साहब. V इज इक्वल टू K बाई अंडर रूट ऑफ डेंसिटी. K आपका एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है. क्लियर है? तो अगर भाई साहब मैं V1 करूं तो क्या हो जाएगा? K बाई अंडर रूट ऑफ रो वन विच इज डेंसिटी. V2 करूं तो क्या हो जाएगा? K बाई अंडर रूट ऑफ रो टू डेंसिटी. सेकेंड केस, लेट्स से ये हो गया PA, इसको VA डाल दिया हमने, ये हो गया VB, ये हो गया PB.
ठीक है, कर लो भाई साहब अभी वी ए बाई वी बी, वी ए बाई वी बी करोगे तो क्या हो जाएगा, के बाई अंडर रूट ऑफ रो ए दैट इज डेंसिटी, के बाई अंडर रूट ऑफ रो बी दैट इज डेंसिटी, कैंसल हम, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, रो ऑफ ए अपॉन रो ऑफ बी, समझ में आता हूं, ठीक है, रो ऑफ आपका ए कितना है भाई साहब, रो ऑफ ए कितना आया है, नहीं रो ऑफ बी ऊपर जाएगा ना भाई साहब, रो ऑफ बी अपॉन रो ऑफ ए, ठीक है, रो ऑफ बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 48 जी बाई वी अंडर रूट में, और इसका कितना है भाई साहब, कितना था, 12 जी बाई वी, 12 जी बाई वी, ये वी और वी कैंसिल, ग्राम और ग्राम तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, 12 फोर जा, तो अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है, मतलब हो गया 2, ठीक है, तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर वेलोसिटी इन ए विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी इन बी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर दोनों भी सेम है तो डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स एज फास्ट एज द अदर इन ए, ठीक है, तो आपका भाई साहब किसमें ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, ए में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी से वेलोसिटी इन ए 2 गुना है, ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस ए इज ट्वाइस एज दैट इन बी, कोनो कंफ्यूजन, अरे ऋषि जी कोनो कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, helium gas is filled in two identical bottles A and B. The mass of the gas in the two bottles is 10 gram and 40 gram. If the speed of sound is the same in both the bottles, what conclusions will it draw? यहाँ पे देखो इसके पहले वाले में क्या बोला आ रहा है, इसके पहले वाले में क्या बोला, टेम्परेचर दोनों में सेम, ठीक है, और क्या था भाई साहब आपका मॉलिक्यूलर मास दोनों में सेम, ठीक है, और ऑब्वियसली वॉल्यूम भी दोनों में सेम क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉटल्स थे, ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, हीलियम गैस, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास सेम होगा दोनों बॉटल्स में, molecular mass in bottle A will be equal to molecular mass in bottle B because you have filled helium gas in two identical bottles. So volume of A will be equal to volume of B. ये volume है भाई साहब, velocity नहीं, ठीक है. The mass of the gas in the two bottles, इसमें भाई साहब मास कितने का है, 10 ग्राम का, और इसमें मास भाई साहब कितने का है, 40 ग्राम का. If the speed of sound is same in both, speed अगर दोनों में सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, what conclusions will you draw? तो अभी आपको देखो तीनों भी इसमें टेम्परेचर की बात नहीं की है, पिछले वाले सवाल में जाओ, पहले ही बता दिया भाई साहब ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, टेम्परेचर की बात नहीं की है, ठीक है, तो ऐसा अगर हम माने कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वी ए विल बी इक्वल टू के इनटू अंडर रूट ऑफ टी ए एंड वी बी, वेलोसिटी बी विल बी इक्वल टू के इनटू अंडर रूट ऑफ टी बी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर. अभी आपको क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी इन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी इन बी, वेलोसिटी की दूसरी भाई साहब क्या होती है, डेंसिटी के साथ, ठीक है, इनवर्स ऑफ डेंसिटी, तो वेलोसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इनवर्स ऑफ, भाई साहब यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया और ये मास नीचे आ गया, ठीक है, वॉल्यूम ऊपर चला गया, मास नीचे आ गया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, अरे भाई साहब वेलोसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये अपन पढ़ चुके हैं, डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को नीचे रखा, वॉल्यूम को ऊपर धक्का मारा, ये जो मास है ये दोनों का अलग अलग है, एक का 10 ग्राम है, एक का 40 ग्राम है, लेकिन आइडेंटिकल बॉटल्स हैं ये, हीलियम गैस इज फिल्ड इन टू आइडेंटिकल बॉटल्स ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ठीक है, तो भाई साहब वॉल्यूम एक तरीका का कांस्टेंट ही हो गया ना, तो अगर मैं यहां से वॉल्यूम को हटा दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कैन आई से दिस, ठीक है, ओके, और यहां पे भाई साहब आपको क्या है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, तो अपन ने अगर इन दोनों को कंबाइन किया तो ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज टी बाई एम, ऐसा लिख सकते हैं भाई, दोनों को कंबाइन कर दो ना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दोनों को कंबाइन किया तो वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनलिटी अंडर रूट टी बाई एम हो जाएगी, ठीक है, ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी विल बी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इन बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, लिख सकते हैं भाई साहब ऐसा, ठीक है, अभी वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी भाई साहब क्या है, बराबर है, ठीक है, सो व्हाट कैन वी से पीपल, हम टेम्परेचर एट ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए
इसको इधर ले लो अंडर रूट में, दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, स्क्वायर रूट हटा दो टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, टी बी बाई एम बी इज इक्वल टू टी ए बाई एम ए, so what will this be, टी बी बाई टी ए इज इक्वल टू एम बी बाई एम ए, एम बी की वैल्यू कितनी है देखो 40, ये हो गया आपका 40, ये हो गया भाई साहब आपका 10, तो ये कितना हो गया 4, तो टी बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ टी ए, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर एट बी इज 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर एट ए, इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ ए, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो जो चीजें कॉमन थी, यहाँ पे v और v भी बराबर है, उसको लेते हुए भाई साहब आपका कितना आ गया, टेम्परेचर ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर एट ए, क्लियर, तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है भाई साहब, पोते पोती हो गए भाई साहब, पूरा खानदान बन गया होगा अभी तक तो, हाँ, धन्यवाद भाई साहब, चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, लास्ट सवाल, a sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo in 5 seconds later, ठीक है, तो आपका टाइम यहाँ पे कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक है, और भाई साहब डिस्टेंस नहीं मालूम, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, v कितना हो जाएगा, सिंपल है भाई साहब 2d बाई टी, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, 2d बाई टी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 5 और ये हो गया 2d, दिस इज इक्वल टू v, ये वेलोसिटी आपको निकाल, डिस्टेंस आपको निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वेट, अच्छा डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ 3625, तो ये हो जाएगा ट्वाइस इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन, तो ये हो जाएगा 3625 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 6 से 5 गया 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, so ये हो गया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 7 2 जा 14, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इन वाटर, ठीक है, ओके, आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम,